हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम नीट 2026 के लिए सिलेबस देखने वाले हैं। बायो का सिलेबस कि जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें बायो में क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए, उनके पास क्या सिलेबस होना चाहिए जिससे वो जिस सिलेबस को देखकर वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो नीट 2025 का एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट आ चुके हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनका तो ठीक है, जिनका नहीं हुआ, जो वापस से प्रिपेयर करना चाहते हैं, और जो ड्रॉपर है मतलब जिनका पिछले साल नहीं हुआ वो स्टूडेंट, और जो भी नए स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने भी 11th-12th किया है जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सबके लिए हमारा सिलेबस देखेंगे कि क्या सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो कि ये जो आपके पास नोटिस दिख रहा होगा, एक पब्लिक नोटिस लेके आई हूँ मैं, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसको क्या किया, पब्लिक किया हुआ है। ठीक है, तो एक पब्लिक नोटिस, और ये आया कब है, 30/12/2024 को। अब आप बोलोगे कि मैम हम 2026 के लिए जो सिलेबस हम 2026 के लिए देख रहे हैं और आप नोटिस 2024 का लेके क्यों? क्योंकि एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो नोटिस है वो देखो कब आया है, 30/12/2024, यानी 2024 का जब दिसंबर मंथ चल रहा था, लास्ट में 12th मंथ दिसंबर, उसकी लास्ट डेट को मान लो कि ये आया है। और इस नोटिस में है क्या कि अगर आप देखो तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको लोगों को दिख रहा होगा कि देखो, The detailed syllabus for NEET UG 2025 has been published and it is available on the official website of NMC। मतलब 2025 का मई 2025 को अभी जो नीट का एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस एनटी ने दिया कब है, 30/12/2024, यानी कि दिसंबर 2024 को एनटी ने सिलेबस दिया है। अब जब दिसंबर के भी लास्ट में यानी जैन से मई तक आप देख लो टाइम कितना रहता है, जैन से मई तक कितना मंथ का टाइम हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सिर्फ 4 मंथ। मतलब एनटी क्या करता है कि जब जो मतलब 2025 का अगर एग्जाम होने वाला है तो वो 4 महीने पहले सिलेबस पब्लिक करता है। तो 4 महीने तो में तो आपको भी पता है बच्चों कि आप इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हो। अगर आपके लिए अब आपको नीट 2026 देना है तो आप अभी के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो भी आप आगे अच्छा एग्जाम दे पाओगे और आप अपनी एक सीट को सिक्योर कर पाओगे। तो इसीलिए क्या होता है कि हम जो पिछले साल का सिलेबस होता है उसी पे रिलाई करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चेंजेस नहीं आएंगे सिलेबस में। अगर इतना चेंजेस करेंगे वो सिलेबस को तो वो सिलेबस पहले देंगे। ठीक है, तो चेंजेस ज़्यादा नहीं होने वाले, हो सकता है कोई 2-3 टॉपिक का चेंज हो तो वो तो हम 4-5 महीने में कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने आपके लिए सामने नोटिस लेके आई थी जिससे आपको पता चले कि एनटीए जो है वो सिलेबस जो है ना वो जैसे 2025 का दिसंबर में इन्होंने दिया है, तो हो सकता है कि इस बार भी ये दिसंबर 2025 में मान लो सिलेबस दे 2026 का, तो फिर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए मैं टेंशन नहीं लेनी, हम पिछले साल का सिलेबस देखेंगे, उसी पे रिलाई करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। देखो अब ये देखो यहाँ से आपका सिलेबस क्या होता है, स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो आपको सिलेबस दिया हुआ है वो देखो क्या दिया हुआ है, सिलेबस फॉर नीट यूजी 2025 फिजिक्स। किसके लिए सिलेबस दिया हुआ है, फिजिक्स के लिए दिया हुआ है। अब मैं आपको इस वीडियो में जो डिटेल सिलेबस है वो बायो के लिए बताऊंगी। आप ये पीडीएफ देख सकते हो, इसमें सब फिजिक्स का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट दी हुई है फिजिक्स एंड मेजरमेंट की, सेकंड काइनेमेटिक्स की, अगर मैं आपको वर्बली थोड़ा सा बताऊं, थर्ड है लॉज ऑफ मोशन, फोर्थ यूनिट है वर्क पावर एनर्जी की, फिफ्थ यूनिट रोटेशनल मोशन की। आगे देखें नेक्स्ट, उसके बाद में 6th यूनिट स्टार्ट हो जाएगी ग्रेविटेशन की, फिर 7th है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ नेक्स्ट देखें थर्मोडाइनमिक्स आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऐसे करके कंप्लीट आपको ये 20 यूनिट है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गई, 11th नंबर यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। मैं आपको एक बार फिजिक्स का सिलेबस इतना डिटेल में नहीं बता रही, इसके जो टॉपिक है वो आप खुद से देखना, आपको पता चलेगा। एनसीईआरटी में दी हुई सारे टॉपिक वैसे तो। फिर 12th यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी की आ गई, थर्ड मैग्नेटिज्म, इफेक्ट ऑफ एंड करंट ऑफ मैग्नेटिज्म आ गया। नाउ नेक्स्ट देखिए तो 4th में क्या आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया, और उसके बाद में ऑप्टिक्स आ गया। ऑप्टिक्स में वेव और वो जो सब होता है वो आपको पता ही होगा, वेव भी होता है और रेव भी होता है ना। अब ड्यूल नेचर पे आ गया, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया 9 नंबर यूनिट, और 20 नंबर यूनिट आ गया एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। ये जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स भी जो इन्होंने ऐड की थी वो वाली यूनिट आ गई। तो ऐसे करके इन्होंने क्या देखिए 20 की 20 यूनिट देखी है फिजिक्स में देखिए। उसके बाद में ऐसे उन्होंने क्या देखा, केमिस्ट्री का सिलेबस दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री की भी 20 यूनिट है, आप देखोगे तो फिजिक्स की भी इन्होंने 20 यूनिट दी हुई है। फिजिक्स की भी कितनी है, 20 यूनिट है। अब केमिस्ट्री में इन्होंने 3 में डिवाइड कर रखा है, पहले फिजिकल केमिस्ट्री में डिवाइड कर रखा है। उसके बाद में देखोगे आप तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, उसके बाद देखो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट हो गया। ये देखो यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा यूनिट नंबर 9 से।
यूनिट नंबर 9 से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। देन ये देखो, फिर ऑर्गेनिक कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक मिनट, क्या इनऑर्गेनिक हो गई, फिजिकल हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये तो आगे से स्टार्ट हो रही है मुझे लग रहा है। इसी पेज पे लिखा होगा इन्होंने, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो 11 नंबर पेज से इसका मतलब। अच्छा ये देखो, अच्छा इनऑर्गेनिक तो के तो उन्होंने कितनी यूनिट दी, इनऑर्गेनिक की तो उन्होंने 4 यूनिट दी हुई है, 9, 10, 11, 12। देन उसके बाद में क्या किया इन्होंने, ऑर्गेनिक यहीं से स्टार्ट कर दी, पेज मैंने देखा नहीं। ओके, फिर ऑर्गेनिक की क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। 12 के आगे जितनी भी 13 से 20 तक जो यूनिट बच गई वो किसकी है, ऑर्गेनिक की है। तो ये सिलेबस आप देखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री का। अब हम सिलेबस देखते हैं बायो का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब 1 मिनट के लिए रुको, ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। कौन सा सिलेबस है बायो का, अगर आप देखोगे तो बायो में टोटल उन्होंने 10 यूनिट दी है। 10 यूनिट में इन्होंने क्या किया, पूरे 11th 12th को कंप्राइज कर दिया है 10 यूनिट के अंदर, और 10 यूनिट बना के इन्होंने पूरे 11th 12th की बायोलॉजी को आपको दे दिया, चाहे इसमें बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो। अब फर्स्ट यूनिट आपके सामने, यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, कि लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है हमें वो देखनी है। उसमें क्या आ जाएगा, देखो हेयर की दिया हुआ है, टैक्सोनॉमिकल हेयर की नहीं होता, जैसे सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि नीचे से देखें तो स्पीशीज आएगा, उसके बाद में ऑर्डर आएगा, स्पीशीज मिलकर ऑर्डर को बना लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है, फैमिली, जीनस, ये सब जो हम पढ़ते हैं, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, फाइलम आ जाएगा, किंगडम आ जाएगा, ये पूरा जो ऑर्डर होता है हमें जो ध्यान रखते हैं वो वाला हायरार्की इसमें पढ़नी है, हमें टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं जिसे। उसके बाद में क्या जाएगा, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर, जो लीनियस ने दिया था, जैसे मैंगो का नोमेनक्लेचर क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका, इस टाइप के जो ये फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये सब चीज़ें दी हुई है। फिर उसके बाद में आ जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका सेकंड चैप्टर, जिसमें हमें मेनली किसको पढ़ना है, RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया का करके, और उसमें वायरस और वायरोइड का भी दिया हुआ है। तो ये प्रॉपर मतलब आपको यूनिट फर्स्ट टू कंप्लीट करना है, तो आपको कितने चैप्टर पढ़ने होंगे। उसके बाद में देखो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म आ गया, ये चैप्टर नंबर 3 है। और उसके बाद में क्या गया, 3 लेवल ऑफ सेलिएंट फीचर एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स, नॉन कोऑर्डिनेटा टू फाइला लेवल एंड कोऑर्डिनेटा टू क्लास लेवल। मतलब इसमें एनिमल टैक्सोनॉमी पढ़नी है, मतलब 4th नंबर चैप्टर पढ़ने है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको फर्स्ट यूनिट तैयार करनी है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड की, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी के 1 to 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। कितने चैप्टर, 1 to 4 चैप्टर। जब आप ये 4 चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी के 1 से लेकर 4 चैप्टर एनसीईआरटी के, तो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट जो है नीट के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगी। इसमें से आप टॉपिक देख लेना, आपके एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ मेंशन आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अब देखते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है, यूनिट 2 है हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमें वो पढ़ना है, मतलब इसमें हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, उनका मॉडिफिकेशन, टिश्यू, एनाटॉमिक फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीफ, इनका इन्फ्लोरेसेंस क्या है, साइमोस एंड डेसिमोस, फ्लावर, उनकी यूनिट। उसके बाद में फैमिली पढ़नी है, फैमिली कौन कौन सी ध्यान रखो, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रामीनी। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 फैमिली आपको पढ़नी है। मतलब मैं बताऊं तो इसमें आपको जो एनसीईआरटी का क्लास 11th की एनसीईआरटी का जो 5 नंबर चैप्टर है वो पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें वो दी हुई है, मॉर्फोलॉजी दी हुई है। उसके बाद में एनिमल टिश्यू देखो, एनिमल टिश्यू में क्या आ जाएगा, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव एंड इंसेक्ट, ब्रीफ अकाउंट ओनली। अब इसमें देखो क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है ये एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 7, वो पढ़ना है हमें। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें चैप्टर नंबर 6 बच गया, तो हाँ वो भी हमें पढ़ना है। इसमें इन्होंने लिखा नहीं हुआ ना कहीं पे भी कि एनाटॉमी एंड फंक्शन करके दे दिया, तो एनाटॉमी ही 6 नंबर चैप्टर में दी हुई है। आप देखोगे फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी दी हुई है, जिसमें आपको रूट का क्रॉस सेक्शन काट के दिखाए हुए हैं, स्टेम का क्रॉस सेक्शन, डाइकोट, मोनोकोट, सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसमें, जो रिंग्स बनती है एनिमल रिंग्स आ जाएगा, हार्ट वुड, सॉफ्ट वुड, वो ऐसे लेटर वुड, ऑटम वुड, ऐसे करके जो चैप्टर दिया हुआ है वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो एनाटॉमी होगी प्लांट की, फ्लावरिंग प्लांट की, और जो 5th नंबर चैप्टर है उसमें मॉर्फोलॉजी दी है। तो ये यूनिट नंबर 2 है आपकी। अब देखो आगे यूनिट नंबर 3, ये देखो यूनिट नंबर 3 में आपको क्या अपना सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और सेल का फंक्शन कैसा है। सबसे पहले सेल थ्योरी जो किसने दी थी, श्लाइडर एंड श्वान ने। इसमें चेंज भी किए, अब क्या चेंज किया है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं हो तो एनसीईआरटी ने रीप्रिंट निकाला है 2025-26 के लिए। आप देखोगे एनसीईआरटी
सर्च करना गूगल पे, रीप्रिंट 2025-26 में आपको दिखाऊंगी। तो ऐसा करके एनसीईआरटी ने रीप्रिंट निकाले और उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। उसमें एक चेंजेस सेल थ्योरी के जो साइंटिस्ट था श्वान को उन्होंने बता दिया, श्वान का उन्होंने क्या किया, नेशन को चेंज किया। पहले उन्होंने शायद बता रखा था वो ब्रिटिश है, बट उन्होंने क्या बोल दिया वो जर्मन जूलॉजिस्ट। आप देखना चेक करना, आई थिंक तो मैं यही बोल रही हूँ, मैंने चेक किया था तो उसे जर्मन जूलॉजिस्ट बोलती है। तो उन्हें क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए, रीप्रिंट करके निकाले। 15 से 20 चेंज किए होंगे उन्होंने 11th-12th एनसीईआरटी को मिला के। तो आपको नई एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है। जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो क्या करेंगे, रीप्रिंट में देख लेंगे क्या क्या चेंजेस मैं आपको बता दूंगी। 15 से 20 चेंज आप वहाँ मार्क करके उसे ऐड कर लेना अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है मैंने पूरा आपको राइबोसोम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो 4 सेल ऑर्गन होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारे मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे, साइंस वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल, उससे पूरी थ्योरी पढ़ाई है मैंने आपको सेल वाले चैप्टर की। पूरा एनसीईआरटी से रीड करवाया, लाइन टू लाइन डायग्राम का एक्सप्लेन किया। तो आप प्लीज़ एक बार जाके वो देखो कि आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। और मैंने इससे क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, हो सकता है आपको समझ में भी आ जाए ना, दोनों बातें हो सकती हैं। तो आप, टाइम तो है, मुझे पता है कि टाइम नहीं होगा आपके पास में कि बोलोगे कि मैम इतना टाइम नहीं कि हम जाके ऐसे अपने टाइम फालतू में वेस्ट करें, बट मैं वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अपना आधा 1 घंटा देना दिन का, और एक कोई वीडियो को देखना चला के, कोई क्वेश्चन करवाएं वो देखना है, फिर थ्योरी देखना। आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ कंटेंट में दम तो है, आपको लगेगा। अगर अच्छा लगे तो पढ़ना, नहीं लगे तो मत पढ़ना, वो कोई बात नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। तो ये सेल वाला चैप्टर मैं बता रही हूँ कि मैंने ये पूरा आपको करवाया हुआ है उस पर, अपने यूट्यूब चैनल पे आप जाके सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। और वैसे तो आप जहाँ से कोचिंग ले रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन सेल्फ स्टडी जो भी है उसको कंटिन्यू रखो और अपना पूरा जी जान से मस्त होकर पढ़ाई करो कि मतलब अब तो 2026 में एक सीट लेनी ही है। अब आगे हम देखते हैं। अब उसमें उसके बाद में क्या, बायोमोलिक्यूलर चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 8 दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। मैं बताऊँ तो चैप्टर नंबर 7 तक तो हमने वहाँ पे देख लिया, इसमें चैप्टर नंबर 8 आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है। ये ना मैं पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से बता रही हूँ। इस बार एनसीईआरटी में क्या, कि कुछ चैप्टर को काटे भी है ना, तो हो सकता है कि मैं आपको वो दिखा दूंगी इंडेक्स, उसमें देखना आप कौन सा चैप्टर हो सकता है। एक बार देखो, मैं देख लेती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ कि इसमें चैप्टर कौन सा है। नहीं, हाँ ये देखो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 8 ही दिया हुआ इस एनसीईआरटी में भी। तो ये देखो यहाँ पे मैं बोल रही थी ना, ऐसे मिलेगा आपको रीप्रिंट 2025-26। ये एनसीईआरटी रीप्रिंट निकाला है 2025-26 के लिए। इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको वहाँ पे मिल जाएगी गूगल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 हो गया। ये देखो, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 7 है। ये मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर नंबर 5 है, ये मैंने जो आपको बताया था। ये 4 चैप्टर पढ़ लोगे तो यूनिट 1 बन जाएगी। ये 3 चैप्टर पढ़ लोगे तो यूनिट 2 बन जाएगी। ऐसे जब ये 3 चैप्टर पढ़ोगे अपने सिलेबस के तो यूनिट 3 बन जाएगी। ऐसे ही इन्होंने क्या किया है, यूनिट्स को डिवाइड किया हुआ है चैप्टर में। यूनिट्स को डिवाइड किया नहीं चैप्टर में, चैप्टर्स को डिवाइड किया यूनिट में, मैंने गलत बोलती है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया, साइंस वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आप आगे देखते हैं सिलेबस को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब ये चैप्टर नंबर 9 है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एंजाइम हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स, इनको डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। एंजाइम हो गया, उनसे टाइप हो गए, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, चैप्टर नंबर 9 है। उसके बाद में सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस और उनके सिग्निफिकेंस के चैप्टर नंबर 10 है। ये आपको 11th क्लास कौन सी 11th क्लास की एनसीईआरटी में दी हुई चैप्टर, आपको वहाँ से पढ़ना है, टॉपिक देखना है वहाँ से पढ़ना है। फिर आता है यूनिट 4, उसमें आती है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में देख लो, इसमें फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसकी साइट कहाँ है, पिगमेंट कौन से इन्वॉल्व है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक जो ETS चलता है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, जेट स्कीम आ जाएगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ठीक है, किस में कितने ATP बनते हैं, NADP किस में बनता है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आगे ये चैप्टर यही फॉलो हो रहा है, आगे यूनिट नंबर 4 ही चलती है हमारी, ठीक है। C3 एंड C4 साइकिल आ जाएगा इसमें। और उसके बाद में रेस्पायरेशन में हमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है, उसके बाद में क्रैप साइकिल पढ़ना है, उसके बाद में वो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन बोल दो। जो क्रैप साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में चलते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं बोल रही हूँ। ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म में चलता है। जो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चैन के जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो जो उसका F-1 पार्टिकल होता है क्रिस्टल में वहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ पे चलता है। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। ये देखो यहाँ पे लिखो है, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स कितने जनरेट होते हैं, ये रहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETC, ये रहा सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस आ जाए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, हमारे 2 है ना, लैक्टिक एसिड भी बनेगा और क्या बनेगा, वो भी बनेगा, अल्कोहल भी बनता है, ठीक है। और उसमें ये रेस्पिरेटरी कोशेंट, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होता है, <1 होता है, फैट के लिए भी <1 होता है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। उसके बाद में प्लांट ग्रोथ, इसमें हमें क्या पढ़नी है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हो, जिसमें आ जाएगा जिब्रेलिन आ जाएगा, साइटोकाइनिन आ जाएगा, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन,
इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। और डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन की जब हम देखते हैं कि जो एक क्या होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उससे जब एक परमानेंट टिश्यू बनता है तो उसे डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। वो सारी डेफिनेशन आप पढ़ोगे जब आपको चैप्टर में पता चलेगी, ठीक है। तो ये चैप्टर कौन सा मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊं, अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाने लगी तो साथ साथ में देखो, हमने जो एनसीईआरटी रीप्रिंट एनसीईआरटी 2025-26 के हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली, और 3 यूनिट हमने सिलेबस की कंप्लीट कर ली, और 3 यूनिट हमारी हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली। अब देखो उसके बाद में ये पेज आगे पीछे हो क्या, नहीं ये रहा, सही है। अब आपको यूनिट नंबर 4 पढ़नी है एनसीईआरटी की, उसमें देख लो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये चैप्टर पढ़ना है। रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ना है, और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। अब ये 3 चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपकी यूनिट नंबर 4 एनसीईआरटी की भी यूनिट नंबर 4 है ये, और ये आपकी सिलेबस की यूनिट नंबर 4 है। इसमें से आपको टॉपिक देखना और ये चैप्टर पढ़ना है। मतलब अभी तक आपने 4 यूनिट में 13 चैप्टर पढ़ लिए, अगर आपने देखा हो तो 4 यूनिट हमने कंप्लीट किए, उसमें 13 चैप्टर हमने पढ़ लिए। टोटल चैप्टर है कितनी 11th क्लास में, 19 है, और मुझे लग रहा है 19 चैप्टर में 5 यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। 5 यूनिट में मुझे लग रहा है इन्होंने 11th को खत्म कर दिया, 5 यूनिट में इन्होंने 12th को खत्म कर दिया। इन सभी चैप्टर्स को मिला के आपकी 10 यूनिट बना दी, दोनों 11th 12th को मिला के, और आपको वो कंप्लीट करनी है बायो के लिए। अब हम आगे और देख लेते हैं सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। अब आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी, वही जो आगे यूनिट बचती है ना हमारी एनसीईआरटी की, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में। इसमें आपको मैं अगर वर्बली बताऊं तो इसमें आपको जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम है वो पढ़ने हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पहले पूछा जाता था, एनसीईआरटी में दिया था, वो एनसीईआरटी में काट दिया, जो सिलेबस कट किया। तो अब हमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज से स्टार्ट करना है। उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, जिसमें हमें हार्ट को पढ़ना है, ब्लड को पढ़ना है। उसके बाद में एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसमें हमें हमारी किडनी को पढ़ना है पूरा डिटेल में, यूरिकोटैलिज्म, एमिनोटैलिज्म, और जो यूरियोटैलिज्म होता है वो सब कुछ, एनिमल्स, उनके एग्जाम्पल, ये सब, इन सभी के क्वेश्चन ना मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे करवाई हूँ, आप देखना इन सभी के। जितने ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट होने वाली है, मेरे स्केलेटल सिस्टम चल रहा है, लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर ये रहा। फिर उसके बाद में लोकोमोशन मूवमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद में न्यूरल कंट्रोल, ये ब्रेन वाला चैप्टर आ जाएगा, पूरी ब्रेन की स्ट्रक्चर, हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, वो सब पढ़ना है इसमें, ठीक है। और देन आ जाए केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये एंडोक्राइन सिस्टम बोल सकते हैं, जिसमें हमारी सारी ग्लैंड आ जाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, पैंक्रियास से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, सब कुछ हमें इसमें देखना है। उनसे डिजीज कौन सी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजीज और डिसऑर्डर को हमें क्या करना है, मेनली ध्यान देना है, क्योंकि हर चैप्टर में मैंने बताया हुआ आपको पहले भी, और जो बच्चा मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, कि हर ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर के पीछे आपको डिसऑर्डर दिए हुए हैं, उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे इसमें देखो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइस्थेनिया ग्रेविस, मैं अपने मेरी जो क्लासेस चल रहे हैं ना यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे मैं इंसुलेटरी क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको पता हो तो मैंने यहाँ पे ये जो है स्केलेटल सिस्टम, उसमें एक्सल स्केलेटन खत्म कर लिया। जो मेरे आगे की वीडियो आएगी उसमें मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन करवाने वाली हूँ आपको। अपेंडिकुलर स्केलेटन की मेरी क्लास होगी यूट्यूब पे, अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अगर आप लोगों को लगे कि आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए तो आप कर सकते हो, मतलब जैसे मैं वो वीडियो लेक्चर डालूंगी यूट्यूब पे तो आप उसको देख सकते हो। अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके बाद में हमारी एक टॉपिक बचेगा जॉइंट, एंड देन उसके बाद में आएगी डिजीज। ये करने के बाद में ये चैप्टर जो हमारा खत्म हो जाएगा, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो जब मैं ये यूट्यूब पे डालूँ तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, और एक बार आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, कि आपको लगेगा कि हाँ कि कुछ कंटेंट में, मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को वॉच करो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ और शेयर करो, लाइक करो, और अगर नहीं लग रही अच्छा तो डिसलाइक करो, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि फिर और कोई ऑप्शन नहीं है ना डिसलाइक के अलावा। अब देखो 11th क्लास की एनसीईआरटी हमने खत्म कर दी, 5 यूनिट खत्म कर दी हमें हमारी सिलेबस की। अब हमारी यूनिट 6 स्टार्ट होती है, इसके बाद में हमारी जो एनसीईआरटी स्टार्ट होगी वो होगी क्लास 12th की। यूनिट 6 जो है हमें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन हमें किस में पढ़ना है, फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ना है, और हमारा जो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन उसे भी पढ़ना है। फ्लावरिंग प्लांट करके जो रिप्रोडक्शन है वो आपकी एनसीईआरटी में दिया होगा, 2nd चैप्टर आई थिंक, अभी हम देख लेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, oogenesis कैसे होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है फीमेल में वो कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उनकी टेस्टिस ओवरी की हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर कैसी है, उनका सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे हम बोल सकते हैं गैमेट बनते हैं, पार्चुरेशन कैसे होता है, लैक्टेशन कैसे होता है, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है। और फ्लावरिंग प्लांट में बताऊँ तो जैसे डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीड कैसे बनेगा, सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, फ्रूट में डेवलपमेंट कैसे होगा, उसका सिग्निफिकेंट क्या है सीड का और फ्रूट के अंदर, ये सब कुछ हमें पढ़नी है। पार्थेनोग्राफी, एपोमिक्सिस, मतलब पूरा चैप्टर ही हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है कि गिफ्ट की जो असिस्ट करती है हमारी, क्या होता है कि असिस्टेड, देखो लिखा हो ना कि जो मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART बोलते हैं, जिसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, कि मान लो जो कपल
बच्चा नहीं कर सकता है, तो उन्हें कैसे असिस्ट करें हम, कि कैसे उनकी हेल्प करें। तो उसमें क्या होता है, IVF होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं कि किसी कपल की बॉडी के अंदर, मतलब जिस फीमेल के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। गिफ्ट हम क्या कर सकते हैं कि जाइगोट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर सकते हैं, गिफ्ट गैमिट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या करती है, इसमें हमें बर्थ कंट्रोल भी पढ़ना है, इसमें हम बैरियर भी पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल बैरियर होते हैं, क्या होते हैं, जो नेचुरल बैरियर होते हैं वो भी, MTP मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरा करके मैं आपको 12th क्लास के NCERT दिखाऊँ साथ में ही, आपको पता चले थोड़ा आइडिया हो। तो ये देखो, इसके नीचे भी लिखा हो, पहले देख लो, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ। तो ये देखो, ये जो मैं स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ ना, ये नई वाली NCERT के रीप्रिंट 2025-26 जो भी न्यू NCERT है उसके हैं, उसका मैं ये कॉन्टैक्ट, उसका ये जो इंडेक्स है मैं लेके आई हूँ। ये देखो, ये रहा। इसमें चैप्टर नंबर 1 है, क्योंकि चैप्टर अब कम किया ना, वो पुराने वाली NCERT में चैप्टर नंबर 2 था। इसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ना हमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाएगा इसमें पूरा, और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में गिफ्ट वो सब आ जाएंगे। तो मतलब NCERT के भी यूनिट नंबर 6 है और आपका सिलेबस का भी यूनिट नंबर 6 है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 7 NCERT में क्या दिया, सॉरी आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है। अब देखो, सिलेबस में दिया हुआ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मतलब इसमें जेनेटिक्स पढ़ना है, हमें इवोल्यूशन पढ़ना है। अब देखो है, इसमें क्या दिया, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे, जो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे अपने, जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब कुछ करके जो दिए थे। इसमें ब्लड ग्रुप कैसे फिनोटाइप होता है, उसका कैसे जीनोटाइप होता है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हीमोफीलिया, इसमें ये सारे क्या डिजीज आ जाएंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर आ जाएंगे, जो जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएंगे, जो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एलील्स क्या होते हैं, जीन्स पे एलील कैसे लगे होते हैं, वो होता है ना, एक कौन से करेक्टर को डोमिनेट करता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, चाई हाइब्रिड क्रॉस, ये सब कुछ जो किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। तो उसकी मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है वो हमें पढ़नी है पूरी। उसके बाद में क्या देता है, जिसमें DNA RNA पढ़ना है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे ट्रांसलेशन होता है, कैसे रेप्लिकेशन होता है, कौन सा एंजाइम हमें रेप्लिकेशन में चाहिए, कौन सा ट्रांसलेशन में चाहिए, 5 to 3 डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन कौन सी डायरेक्शन में, मतलब सब कुछ एवरीथिंग किस में पढ़ेंगे। इसमें फिंगरप्रिंट भी आ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ हमें किस में पढ़ना है, यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। उसके आगे ये भी देख लेते हैं। उसके बाद में है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में, इसमें भी इवोल्यूशन में भी चेंज किया। पहले जो अर्थ बता रखा था कि ओरिजिन कब हुआ यूनिवर्स का, उसकी जो वो डाटा था ना उसमें चेंज किया है, तो वो आप रीप्रिंट में देखना है NCERT में, नहीं तो मैं आपको बता दूंगी। इसमें हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ह्यूमन का इवोल्यूशन, ऑस्ट्रेलोपिथेकिस, रामापिथेकिस कैसे आए, निएंडरथल्स कैसे आए, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, सब कुछ एवरीथिंग जो आपके NCERT में दिया वो सब कुछ में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या कौन कौन से पहले वो आए ना, ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन करके थ्योरी आई कि किसी ने कहा कि हम क्या पसीने से ही इंसान को पैदा कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज आई थी ना। फिर उनको किसी ने क्या किया, एम्ब्रियोलॉजिकल मॉलिक्यूलर एविडेंस जो आए थे उन सभी को हमें पढ़ना है। वेरिएशंस, इसमें वो होता है ना, एक वो बहुत फेमस थ्योरी इसकी, नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन मेन, इसमें क्या पढ़ना है, हमें डार्विन को ही पढ़ना है। डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की मेन थ्योरी है। जीन फ्लो कैसे होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, मतलब ये सब कुछ आपके, अगर मैं आपके NCERT में दिखाऊँ, देखो NCERT में ये देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करके चैप्टर 4 से 6 तक। इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में DNA वाला आ जाएगा, इसमें मेंडल वाला आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, इवोल्यूशन में